नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्व कक्षा में हमने विसर्ग का अध्ययन किया था, थोड़ा सा हमने पढ़ा था, उसका आज एक बार दोहरान कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग से परे किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है ना, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उनके आने के बाद में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि निम्न प्रकार से होती है, ये हमने कल बहुत अच्छे से बताया था। यदि तालव्य वर्ण है अर्थात च छ है तो तालव्य श है यानी शलजम वाला। मूर्धन्य श है, सॉरी विसर्ग है, विसर्ग के बाद भी यदि मूर्धन्य वर्ण है अर्थात ट ठ वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श आएगा। इसी प्रकार त थ यानी दंत्य वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य से का प्रयोग होगा। ये पूर्व कक्षा में हमने, जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया। जैसे देवः चलति बराबर देवश्च चलति, निहि प्लस चय बराबर निश्चय, धनुः टंकार बराबर धनुष टंकार, निहि प्लस ठुरः बराबर निष्ठुर, यशः प्लस तनोति बराबर यशस् तनोति और भवतः तुत्कार बराबर भवत् तुत्कार। ठीक है ना। यहाँ पे च तालव्य वर्ण होने के कारण यहाँ तालव्य श का प्रयोग हुआ। मूर्धन्य ट होने के कारण यहाँ पे मूर्धन्य शकार का प्रयोग हुआ। दंत्य वर्ण होने के कारण यहाँ पे दंत्य सकार का प्रयोग हुआ। चलिए नेक्स्ट। जहाँ विसर्ग से पहले रस्व अ हो तथा बाद में भी रस्व अ या वर्ग का क च ट त प का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या य व र ल हो तो विसर्ग उ हो जाता है तथा है से उ का पहले वाला ए के साथ मिलकर गुण होने पर ओ हो जाता है और बाद में यदि ए हो तो उस ए का भी लोप हो जाता है तथा उ के बाद लोप यानी उत्व कार्य कर देने के बाद लोप हो जाने के बाद में अवग्रह चिन्ह लग जाता है। जैसे देखिए समझ में आ जाएगा। भी पहले उदाहरण समझाते हैं फिर अपने आप आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए इसके कुछ क ख ग दिए हुए हैं। अ वर्णांत जिसके अंत में अकार हो, अवर्णांत के बाद में विसर्ग है, ए के बाद में विसर्ग है, फिर विसर्ग के बाद में वापस अ है, पहले अ है, अ के बाद में विसर्ग है, ठीक है। विसर्ग के बाद में फिर से अ है, विसर्ग से मतलब विसर्ग जहां लगाए ना उससे पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी अ है होने पर प्रथम ए और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अ विसर्ग है इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है तथा ये जो दूसरा ए बनेगा उसको अवग्रह हो जाएगा। जैसे देखो कह प्लस अपी, क विसर्ग को छोड़ दो आप, सिर्फ क में कौन सा स्वर है अ के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में अ, तो इस विसर्ग को किस में परिवर्तन किया हमने ओ में। किसमें ओ में, क के अ और विसर्ग को ओ में परिवर्तन किया और इस ए का अवग्रह बना दिया। पुरुषः, पुरुषः में स्वर क्या है अ के बाद में विसर्ग है तो इस अ और विसर्ग दोनों को मिला के क्या बना देंगे ओ और जो अयम का अ है उसको अवग्रह में परिवर्तित कर देंगे। रामः प्लस अत्र, वही रामो अत्र, ओ का आगम किया और मतलब अ और विसर्ग के स्थान पे ओ बनाया और अ को अवग्रह। पुरुषः पुरुषोयम, देवः अपि देवो अपि, यशः अभिलाषी यशो अभिलाषी, कः अयम वो कहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़िए। यदि विसर्ग से पहले अ तथा बाद में भी अ हो, बाद में सॉरी विसर्ग मतलब अ हो अ के बाद में विसर्ग हो, ठीक है, और अ को छोड़ के कोई भी स्वर यानी ई उ इत्यादि हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए दोनों में अंतर कीजिए। क में ख में, क में तो बोला क की बात कर रहे हैं हम, इस क की है ना, क में तो बोला कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ हो तो जो पहले वाला अ और विसर्ग है उसको तो ओ और बाद वाले अ को अवग्रह बना देंगे। दूसरे वाले ने कहा कि यदि अकारांत शब्द और उसके बाद में विसर्ग हो यानी विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ के अलावा कोई सा भी स्वर हो तो उस विसर्ग का लोप कर देंगे। यथा पढ़िए सूर्यः प्लस उदेति, सूर्य में क्या है अ
अ के बाद में विसर्ग और उसके बाद में अ के अलावा अन्य स्वर, तो विसर्ग का हमने लोप कर दिया। इसी प्रकार रामः आगच्छति का राम आगच्छति बन गया। नेक्स्ट, यदि विसर्ग से पहले अ आ जाए तथा विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यर लव हो, तो विसर्ग और विसर्ग से पहले वाले अ दोनों का ही ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस हरः, तो ये जो मनः है विसर्ग से पहले अ है, ठीक है, और बाद में क्या है, ह वर्ण है, इसीलिए इसको ओ में परिवर्तन कर देंगे। किसको? अ और विसर्ग को। इसी प्रकार यशोदा रामः गच्छति, भाई स्वर है, देखो स्वर भी कौन कौन से, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा ये यर लव है हो, तो ही क्या होगा, ओ का आगम हो जाएगा। जैसे यशोदा, ठीक है, रामो आगच्छति, रामो गच्छति है ना, उसके अलावा मनोगता है, बालो नमति। तो 3 नियम पढ़े हमने, इसके 3 नियम हम वापिस से बताते हैं। विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो विसर्ग और अ को ओ बना देंगे तथा बाद वाले को अवग्रह बना देंगे अ को। दूसरा नियम कहता है कि यदि अकारांत स्वर के बाद में विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद में अन्य कोई भी स्वर आता है अ को छोड़ के, तो विसर्ग का लोप कर देंगे। तीसरे ने कहा कि अकारांत विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यर लव आता है, तो विसर्ग अ और विसर्गों को ओ में परिवर्तित कर देंगे। थर्ड, यदि आ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद कोई भी स्वर वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय को छोड़कर अन्य या यर लव हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात इसके बाद कोई स्वर वर्गों के प्रथम, तृतीय को छोड़ के, है ना, तो अर्थात स्वर आ जाए या फिर चौथा, पांचवा आ जाए, ठीक है ना, ये आ जाए, या फिर हय वरल आ जाए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे आ नराहा प्लस हसंती, नराहा प्लस हसंती, विसर्ग के बाद में क्या है, तो विसर्ग का लोप कर दिया। छात्र आगच्छति, ठीक है, अकारांत उपसर्ग है लेकिन उसके बाद में स्वर है, आ है, तो वैसे विसर्ग का लोप होना था, वो हमने द्वितीय में भी पढ़ा था। जनाः प्लस गच्छन्ति, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ग है, व्यंजन है, तीसरा, तो लोप कर देंगे। पराइच्छन्ति में लोप कर देंगे, पराइच्छन्ति बन जाएगा। मयूराः आदि में मयूरा विसर्ग लोप कर देंगे, और देवाः रमन्ते में से विसर्ग का लोप करके देवा रमन्ते बनेगा, ठीक है। ये छोड़कर हटा दो आप, छोड़कर नहीं आएगा, इसमें आएगा कि यदि आ विसर्ग के बाद में स्वर या वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा तथा यर लव आता हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ण आता हो, स्वर आते हो या यर लव ह आते हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले अ तथा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो विसर्ग के बाद स्वर या वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे, पहले दूसरा, तीसरा पढ़ा तो उससे पहले, ये यर लव हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यदि र के बाद स्वर होता है तो र स्वर में मिल जाता है, अन्यथा आगे लिखे व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे मुनि ही प्लस आगत है, तो विसर्ग के बाद में क्या है, स्वर, इसलिए विसर्ग को किस में चेंज किया, र में, और र में आ मिलाए तो मुनिरागत है। गौ प्लस गत है, गहू का विसर्ग था, विसर्ग को र में परिवर्तन किया, और जो र अर्ध र होता है वो बाद वाले व्यंजन पे चढ़ता है, तो गोरगत है बन गया। इसी तरह निहि प्लस गत है, निर्गत है। दुह प्लस आचार है, दुराचार है। निहि प्लस धन है, निर्धन है। कवि ही प्लस गत है, कबीरगत है। निहि प्लस धन है, निर्धन है। दंतई प्लस हीन है, दंती हीन है। चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो संधि की परिभाषा हमने क्या पढ़ा था, जब दो वर्णों का मेल होता है, मेल होने के बाद में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यथा विद्या प्लस आलय है, विद्या मंदिर, दोनों को मिला दिया तो विद्यालय बन गया, अर्थात विद्यालय का मंदिर। जैसे देखा आप यहाँ देखिए, हम समझाई देते हैं ना, पूरे आपको ऊपर ही ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पढ़िए,
दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना अति आवश्यक है, क्योंकि दूरवर्ती शब्दों वर्णों में संधि नहीं होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल या विकार से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देव प्लस आलय बराबर देवालय, तथा प्लस एव बराबर तथैव, और उत प्लस लास है बराबर उल्लास है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं स्पष्ट कीजिए। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। जहाँ 2 स्वरों का मेल होता है वहाँ स्वर संधि, जहाँ 2 विसर्गों का मेल होता है वहाँ विसर्ग संधि। इधर स्वर संधि में आप विद्यालय का उदाहरण दीजिए, इधर आप उल्लास का उदाहरण दीजिए, और जहाँ स्वर के स्थान पर विसर्ग में परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहाँ 2 स्वरों का मेल होता है, पढ़ चुके हम। जहाँ 2 स्वरों का मेल होगा वहाँ स्वर संधि होगी। यथा विद्या प्लस आलय, पूर्व जो विद्या शब्द है उसका अंतिम वर्ण आ है, आलय का प्रथम वर्ण आ है, तो दोनों वर्णों में जब मेल हुआ तो वह स्वर संधि कहलाई। 2 स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर वर्णों के परस्पर मेल से या 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार आता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। अयादि संधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो अयादि संधि में सूत्र आता है एचो अयवयावय। यदि पूर्व वर्ण में आपके क्या हो, ए हो, मतलब पूर्व पद के अंतिम वर्ण ए हो, आई हो, ओ हो और औ हो, तथा उसके बाद कोई सा भी स्वर हो। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए, आई, ओ, औ हो तथा बाद में कोई सा भी स्वर हो तो ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, आय के स्थान आई के स्थान पे आया और औ के स्थान पे आवा आदेश हो जाता है। ए के स्थान पे अय, आई के स्थान पे आया, ओ के स्थान पे अव और औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे पौ प्लस अकह, पौ में औ है तो औ के स्थान पे आप क्या आदेश करेंगे, आव आदेश करेंगे, तो रूप बन जाएगा आपका पावकह। गई प्लस अकह, तो आई के स्थान पे आप क्या आदेश करेंगे, आया, आई के स्थान पे आया, तो गई प्लस अकह गायकह बन जाएगा। देखिए, यदि ए, आई, ओ, औ में से किसी भी स्वर के बाद कोई स्वर वर्ण रहे तो ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, आई के स्थान पे आया और औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, ने के ए के स्थान पे अया आदेश करा तो नयना, नई प्लस अकह या गई प्लस अकह तो गायकह, पो प्लस अनम बराबर पावनम और पौ प्लस अकह बराबर पावकह। क्लियर हो गया है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। व्यंजन संधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जहाँ 2 व्यंजनों का मेल होने पर जब परिवर्तन होता है, जहाँ 2 हल वर्णों का मेल होने पर परिवर्तन होता है, या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आने पर परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जैसे जश्व संधि पढ़ते हैं, कई संधि हम पढ़ते हैं जिनमें विसर्ग भी स्वर भी आते हैं, तो आप बोलेंगे कि व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर या व्यंजन आते हैं और उनके मेल में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जन है, सज्जनः। ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी व्यंजन वर्ण को उसके आगे के व्यंजन वर्ण से जोड़ा जाए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में 2 व्यंजन मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं, जैसे सत प्लस जनः। ठीक है, जब किसी व्यंजन वर्ण को उसके आगे के व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण से, क्योंकि स्वरों से भी जोड़ा जाता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जनः बराबर सज्जनः। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? 4 उदाहरण भी दीजिए। तो विसर्ग संधि का सीधा सीधा सा परिभाषा क्या है? देखिए, पढ़िए। विसर्ग से परे किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
विसर्ग से परे किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और उदाहरण आप दे सकते हैं, देवः चलति बराबर देवश् चलति, कः प्लस अपि बराबर कोऽपि, सूर्यः प्लस उदेति बराबर सूर्य उदेति, और मनः प्लस हरः बराबर मनोहरः। निम्नलिखित में से संधि कीजिए। मधु प्लस अरि बराबर मध्वरी। मधु प्लस अरि बराबर क्या बनेगा? मध्वरी ही। तत् प्लस धनम बराबर तद्धनम, क्या बनेगा? तद्धनम। सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः, ठीक है। सूर्य विसर्ग नहीं आया है आपके इसमें, तो अ प्लस उ बराबर सूर्योदयः, अ प्लस उ बराबर ओ सूर्योदयः। विसर्ग आता तो सूर्य सूर्य उदयः, लेकिन विसर्ग नहीं है अतः विसर्ग संधि नहीं है तो सूर्योदय है। सुहु प्लस लबः, दुहु प्लस लबः दुर्लभः। कहा था ना विसर्ग को र बना देंगे और उस र को आगे वाले व्यंजन पे चढ़ा देंगे तो ल पे चढ़ा के दुर्लभः। देवस शेते है, श्चुत्व संधि से देवस शेते। सुख प्लस ऋतः सुखार्थ है, वृद्धि संधि। मध्वरी में यण संधि, ऊ को व बनाया। तद्धनम जशत्व संधि, त को उसके तीसरे वर्ण में आदेश किया। सूर्य प्लस उदय गुण संधि, अ प्लस उ बराबर ओ आदेश किया। दुहुलभः विसर्ग संधि। देवश्येते श्चुत्व संधि, और सुख प्लस ऋतः बराबर वृद्धि संधि होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों को वर्ग पहले में से पहचान कर नीचे लिखो। देखिए, देव प्लस आलयः बराबर देवालयः, देव प्लस आलयः बराबर देवालयः। गण प्लस ईशः बराबर गणेशः, दिख गया ना सेकंड लाइन में, गणेशः। निहि प्लस चय बराबर निश्चयः, क्या बनेगा? निश्चयः। पहले में आया देवालयः, सेकंड में है गणेशः और तीसरे में है निश्चयः। नेक्स्ट, उचित मिलान कीजिए। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, तो आ प्लस ई बराबर ए बना आपके गुण संधि में, यहाँ पर हो गया आपके गुण संधि। वधु प्लस उत्सवः, दीर्घ उ और ऋस्व उ मिलके आपके दीर्घ उ बनेगा और वह संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। तो यहाँ आपके प्रयोग में हुई है दीर्घ संधि, नहीं है यहाँ पे दीर्घ संधि आएगी, ठीक है। दीर्घ संधि लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं भी दीर्घ संधि छोड़ दीजिए, इसके आगे दीर्घ संधि लिख लिए। यदि प्लस अपि यण संधि होगी, यदि प्लस अपि यण संधि होगी। भानव प्लस ए, भानव प्लस ए, भानव प्लस ए, तो ओ के स्थान पे अव आदेश किया और ए मिलाया तो भानवे बन गया, तो भानो प्लस ए। यहाँ हुई आपकी अयादी संधि, अयादी संधि ये रहा। फिर ते अपि, ये बना आपके पूर्व रूप संधि थर्ड में। दुश्चरितः, दुहु विसर्ग था और चरितः, दुश्चरितः आपके बना ये विसर्ग संधि, ठीक है। विपत्सु, ये बनी आपकी चर्तु संधि, ये रहा 9th नंबर पे चर्तु संधि। संशयः, इष्टुत्व संधि भी नहीं है। सन प्लस शयः, तो यहाँ आपकी हुई अनुस्वार संधि। फिर कुन प्लस स्थितः, यहाँ पर आपकी होगी ष्टुत्व संधि।
इष्टुत्व संधि होगी यहाँ पे, कुंठित में इष्टुत्व संधि होगी, तो यहाँ पे आप इष्टुत्व संधि लिखिएगा। ये सिर्फ पूर्ण रूप संधि, परसवर्ण संधि, ये थोड़े एक्स्ट्रा डाल दिया, तो आप इसको यहाँ पे कुंठित में देखो कुन प्लस थीता, जिसमें हमने कहा था यदि तवर्ग तथा टवर्ग के बाद में यदि श या टवर्ग आ जाता है तो उसको टवर्ग में परिवर्तन कर देते हैं। तो देखो ठ आया, टवर्ग आ गया, टवर्ग के आगे क्या है, तवर्ग का, तो तवर्ग को टवर्ग के पंचम वर्ण में चेंज किया, तो अब तो कुंठित है। तो यहाँ पे इष्टुत्व संधि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इष्टुत्व संधि, यहाँ पे आप लिखेंगे दीर्घ संधि, ठीक है, वो आपके नहीं दी हुई कोई बात नहीं लिखो। मनः प्लस गति ही परसवर्ण संधि, मनः प्लस गति परसवर्ण संधि, ठीक है। तो आप ये जो एक दो है, जैसे पूर्ण संधि है, पूर्ण रूप संधि है, इष्टुत्व की जगह इष्टुत्व करना, इसको इष्टुत्व की जगह इष्टुत्व करना, और इस पूर्ण रूप की जगह आप ये कर देना वृद्धि दीर्घ संधि कर देना, ठीक है, सॉरी हाँ दीर्घ संधि, वधु प्लस उत्सव दीर्घ, पूर्ण रूप की जगह करो आप दीर्घ संधि, और इष्टुत्व की जगह करो आप इष्टुत्व संधि, और फिर सारा मिलान हो जाएगा, ठीक है। अब हम इधर बता देते हैं, इधर आप मेल खुद कर लीजिएगा। यथा प्लस इष्ट गुण संधि, वधु प्लस उत्सव दीर्घ संधि, यदि प्लस अपि यण संधि, भानो प्लस ए अयादि संधि, ते प्लस अपि पूर्व रूप संधि, दुहुश्चरितः विसर्ग संधि, विपत्सु चत्व संधि, संशयः अनुस्वार संधि, कुंठितः इष्टुत्व संधि, और मनः गति परसवर्ण संधि, ठीक है। वैसे तो ये भी विसर्ग संधि में ही आता है, मनः गति भी, ठीक है। अच्छा, दुस प्लस चरित, देखो यहाँ पे भी और इष्टुत्व संधि, दुस प्लस चरित बनता है ना, मनः गति में यदि आप विसर्ग संधि करते हैं तो दुश्चरित, दुहु प्लस चरित की जगह दुश्चरित भी हो सकता है, तो स के स्थान पे आपने श कर दिया, तो इष्टुत्व संधि हो गई। तो फिर कौन सी संधि काटे, तो आप यहाँ पे दीर्घ, आप तो एक्स्ट्रा करके लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ संधि, और क्या बोलते हैं इसको, कहाँ गया, कुंठित इष्टुत्व संधि, ठीक है, इनको मिला दे। आइए नेक्स्ट, रेखांकित पदों में संधि या संधि विच्छेद कीजिए। गुरु प्लस उपदेश है बराबर, गुरु प्लस उपदेश है बराबर गुरुपदेश है। नव प्लस औषधम, नवोषधम, संधि का नाम नहीं लिखना है, पदों में संधि या संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद ही करना है। तो गुरु प्लस उपदेश है, हम संधि का नाम भी बताते जाते हैं। दीर्घ दीर्घ कर दिया ना उसको, नव प्लस औषधम, ओ को औ किसमें किया, वृद्धि संधि में। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, वही आपकी दीर्घ संधि। सु प्लस आगतम, यण संधि। विद्या प्लस आलय, दीर्घ संधि। चंद्र प्लस उदय, गुण संधि, चंद्रोदय। देव प्लस संशय, दीर्घ संधि। नर प्लस ईश, नरेश, गुण संधि। महा प्लस ऋषि, महर्षि, महर्षि, गुण संधि। संधि कार्य करना है। लघु प्लस उर्मी, लघु कार्य करेंगे, लघु प्लस उर्मी, छोटा ऊ बनाना और इधर बड़ा ऊ बनाना, ठीक है ना, ऋस्वे दीर्घी, तो लघु उर्मी। सप्त प्लस ऋषि, देव प्लस इंद्र है, ठीक है। भौ, औ, अकह, उकह, भौ प्लस उकह, भौ प्लस उकह। जगत प्लस ईशः, जगत प्लस ईशः। षट, षट प्लस आननः, षट प्लस आननः। महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, और नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। लघु प्लस उर्मी, सप्त प्लस ऋषि, देव प्लस इंद्र है, भौ प्लस उकः, जगत प्लस ईशः, षट प्लस आननः, महा प्लस उत्सव और नमः प्लस ते, ठीक है। एक बार फिर से आपको फटाफट बता देते हैं। संधि की परिभाषा, जहाँ दो वर्णों का मेल होता है और जब नया परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल के पश्चात जब विकार्य परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं, जैसे सत प्लस जना है, सज्जना है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वरों का मेल होता है, परिवर्तन होता है।
अयादी संधि किसे कहते हैं? जब ए, आई, ओ, औ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पे अया, आई के स्थान पे आया, ओ के स्थान पे अब और आउ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। उदाहरण आप देंगे जैसे पौ प्लस अकह बराबर पावकह, गई प्लस अकह बराबर गायकह। व्यंजन संधि को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए तो जब दो व्यंजनों का यानी व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जब परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे सत प्लस जन है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? वही विसर्ग के बाद में यदि स्वर और व्यंजन आने के बाद में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुर्लभः बन गया, आपका दुर्लभः बनने के बाद में मुनि रागत बन गया, गौरगत बन गया, निर्गतः बन गया, निर्धनः बन गया। ठीक है, इधर रूप बनेगा, डायरेक्ट हम आंसर बोल रहे हैं। मधु प्लस अरि ही बराबर मध्वरि, तत् प्लस धनम बराबर तद्धनम, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, दुहु प्लस लभः बराबर दुर्लभः, देवश्चेते, सुख प्लस ऋतः बराबर सुखार्तः, देव प्लस आलयः बराबर देवालयः, गण प्लस ईशः बराबर गणेशः और निहि प्लस चय बराबर निश्चयः। इधर हम डायरेक्ट संधि बोल रहे हैं, मिलान आप खुद कीजिएगा। यथा प्लस इष्ट है गुण संधि, वधु प्लस उत्सव दीर्घ संधि, यदि प्लस अपि यण संधि, भानु प्लस ए आपकी अयादी संधि, ते प्लस अपि पूर्व रूप संधि, दुश्चरित च्युत्व संधि, विपत्सु चर्त्व संधि, संचय अनुनासिक संधि, कुंठितः आपका इष्टुत्व संधि और मनोगति ही विसर्ग संधि। अब जो छोड़ दिए हमने वो मिला लीजिएगा इसमें ना। गुरु प्लस उपदेश, नव प्लस औषधम, विद्यार्थी, सु प्लस आगतम, विद्यालय, चंद्रोदय, देव प्लस अंशः, नरेश और महर्षि, लघु प्लस उर्मी, सप्त प्लस ऋषि, देव प्लस इंद्र है, भौ प्लस अकः, जगत प्लस ईशः, षट प्लस आनन है, महा प्लस उत्सव और नमः प्लस ते। ठीक है, तो आज हमारा संधि कार्य भी यही समाप्त होती है और आज की कक्षा भी यही समाप्त करते हैं। अग्रिम कक्षा में हम शब्द रूपों के साथ मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।